हेलो बच्चों, कैसे हैं यार सभी लोग। तो आई होप सबकी प्रिपरेशन जो जेई की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आज मैं अपने एक स्टूडेंट से मिलवाना चाहता था, ये मुझसे मिलने आया हुआ था। तो मैंने कहा इससे मैं कुछ बातें करता हूँ, शायद होपफुली आपके लिए मददगार होंगी, आपको हेल्पफुल होंगी। तो मैं पहले मिलवा देता हूँ। ये हैं आशीष चौहान और ये लास्ट टू लास्ट ईयर तक हमारे यहाँ पढ़ते थे और ये समय आईटी बॉम्बे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हैं। मेजर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेजर है और शायद कंप्यूटर साइंस में माइनर। तो मैं आशीष से कुछ बातें करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली यार जो भी जेई की प्रिपरेशन करते हैं और जिन बच्चों को जो क्वेश्चंस मेनली रहते हैं या लास्ट टाइम में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बातें या कोई बुक से रिलेटेड बातें या किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो हम लोग वो बातें करने वाले हैं आज। तो मैं चाहूँगा कि आशीष एक अपने बारे में कुछ खुद अपने बारे में थोड़ा सा बता दे, अपने इंट्रोडक्शन दे दे 2 मिनट आशीष। मेरा नाम आशीष चौहान है और मैं आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ और मैंने अपनी क्लासेस जो हैं वो कोर क्लासेस से ही ली थी। और बाकी ठीक है, तो आशीष यार सबसे पहला क्वेश्चन तो तुम्हारी तैयारी कैसी थी, कैसे तुमने प्रिपरेशन की, कब स्टार्ट किया और कब सेलेक्ट हुए, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ बच्चों को। तो मैंने स्टार्टिंग जो है अपनी प्रिपरेशन की वो 11th की स्टार्टिंग से ही कर दी थी। अप्रैल में ज्वाइन कर दिया था इंस्टीट्यूट। ठीक है। उसके बाद ऐसे क्लासेस चलती रही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मेरा पूरा इनिशियल जो इंक्लिनेशन था वो फिजिक्स और मैथ में ज़्यादा था केमिस्ट्री से कंपेरिजन में। अच्छा अच्छा। तो केमिस्ट्री में मेरे जनरली नंबर कम आते थे। राइट। तो चलता रहा ऐसे ही। उसके बाद जब मैंने 11th के एंड में जब जेई मेन का पेपर ऐसे ही लगाने के लिए सॉल्व करने के लिए लिया तो केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है केमिस्ट्री की तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा किया, बहुत कोशिश करी। और जनरली वही है कि फिजिक्स में वही ज़्यादा इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री में थोड़ा कम था। और बाकी तो कब 12th के साथ क्या आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? 12th के साथ मेरा क्वालिफिकेशन हो गया था लेकिन मेरे को अच्छी आई क्वालिफाइड थे जेई एडवांस में? मेरे अच्छी आईआईटी नहीं मिल रही थी तो मैंने रिपीट किया। अच्छा अच्छा। उसके बाद में मेरा तो अभी हम और इस डिटेल में जानेंगे इस जर्नी के बारे में, कैसे क्या तैयारी हुई। तो सबसे पहले तो अ, अब तुम फाइनली अल्टीमेटली तुमने 3 साल का समय दिया, 11th से स्टार्ट किया, 11th 12th में कुछ कमियां रह गई और उसके बाद तुमने ड्रॉप लिया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर बच्चा 11th, पहले तो हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो 11th से स्टार्ट कर देते हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ना शुरू करना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए और किस तरह से प्लानिंग बनानी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में शुरू से बताओ। अगर कोई बच्चा हमारा 11th से स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए प्लानिंग क्या है, क्या 11th से स्टार्ट करना चाहिए या 13 से भी कर सकता है, ड्रॉप मतलब 12th के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए, 11th से ज़रूरी है और पहले, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो बेटा? 11th से स्टार्ट करना ज़्यादा मतलब हेल्पफुल भी रहता है और ज़रूरी भी रहता है, क्योंकि जब आप 13th में करते हो तो 12th तक जो बोर्ड का सिलेबस रहता है वो जेई से बहुत रिफ्ट होता है। तो 2 साल का सिलेबस 1 साल में कवर करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है, फिर अच्छी रैंक का स्कोप नहीं रहता उस चीज़ में। राइट राइट। तो 11th की स्टार्टिंग से करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आप बोले कि क्या कहते हैं कि कैसे करना चाहिए तो फिर क्या कहते हैं सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स पे पहले बात कर लेते हैं। फिजिक्स पे बात 11th से स्टार्ट करना चाहिए आपका मानना है। तो फिजिक्स में क्या 11th से कोई बच्चा शुरू कर रहा है तो कैसे स्टार्ट करे, मतलब कोचिंग क्लासेस, चलो मान लीजिए ज्वाइन की, कहीं भी पढ़ रहा है वो, कहीं भी पढ़ता है रेगुलरिटी, और आप टीचर जो बोल रहा है उसको अगर आप प्रॉपर फॉलो करें स्टार्टिंग से ही तो इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है सिलेबस कवर करने के लिए मेरे पर्सनल उसके हिसाब से। अच्छा अच्छा। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जिस इंस्टीट्यूट को उसने ज्वाइन किया है उसमें जो फैकल्टी उसको गाइड कर रहे हैं वो गाइडलाइन प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए उसे। और ठीक है, तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिस के बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर कुछ बुक्स वगैरह तुमने क्या लगाई थी या कोचिंग का स्टडी मटेरियल लगाया था, उसके साथ बुक्स भी लगाई थी, उसके बारे में भी बच्चों को थोड़ा सा। फिजिक्स में कंसेप्ट और प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिस हो ही जाती, मतलब इतनी दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बुक्स पर्सनली मैंने लगाई थी पीएम शर्मा और डीसी पांडे। बेसिक्स के लिए अगर आपको थ्योरी कवर करनी है कोचिंग तो के सर्टिफिकेट के एनसीईआरटी। साथ साथ भी तुमने बुक्स लगाई, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम था 2 से 3 साल का, तो तुम लगा पाए बुक्स। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से इसका मतलब कॉन्सेप्ट प्राइमरी है फिजिक्स में। अब पहली चीज़ तो आपको समझना सीखना, यही है ना बात। और इसके बाद मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस सेकेंडरी आती है। कॉन्सेप्ट पहले समझिए, फिर सफिशिएंट प्रैक्टिस करिए। तो क्या लगता है, बच्चे कई बार प्रैक्टिस करते हैं 50 क्वेश्चन लगा लेते हैं, कुछ बच्चे हमारे आजकल कहते हैं सर हमने 100 क्वेश्चन लगा लिए। तो क्या लगता है, जैसे कोई चैप्टर है फिजिक्स में, मान लो शुरुआती चैप्टर है, मान लीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इसमें सर्कुलर मोशन है, वर्क और एनर्जी है, तो एक रफली अंदाजा दो कि कितने क्वेश्चन लगाने से बच्चे को ये एहसास होगा कि उसकी परफेक्ट प्रैक्टिस हो गई है इसमें। अगर आप किसी टॉपिक या चैप्टर के 200 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो कम्प्लीटली आपको एक कॉन्फिडेंस तो आ जाता है उस टाइम के लिए, लेकिन होता क्योंकि 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है। अगर आपने 11th में मान लीजिए वर्क बाय एनर्जी का लगाया, तो जब आप 12th आते आते आपको लगेगा कि वर्क बाय एनर्जी का मैं कॉन्सेप्ट भी भूल गया और मेरे को वो भी नहीं है, प्रैक्टिस भी अच्छा, नहीं है। ये बच्चे रेगुलरली मेरे हिसाब से ये बच्चे बहुत कहते हैं पढ़ने के बाद कि सर मैं भूल गया हूँ। तो क्या ये नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होता है कि कोई स्पेसिफिक बच्चा होता है जो सब याद रखता है 12th में 11th का? नहीं सर, वो सबके साथ ही होता है, वो एक प्रोसेस होता है, भूल जाते हैं। जब जैसे जैसे नया रिगेन करते हैं पुराना भूलता जाता है बच्चा। तो जनरली जब अगर आप ऐसे ही चलते रहे, जैसे कोचिंग चल रही है और आप पीछे का रिवाइज नहीं करते हैं, तो टीचर तो अपना पढ़ाते रहते हैं, तो अंत में जब आप पाते हैं तो आपको ये लगता है कि मेरे को वेव ऑप्टिक्स ये सब जो लेटर चैप्टर्स है मॉडर्न फिजिक्स ये आता है, लेकिन मैं पुराना भूल गया, जो मैकेनिक्स थी या ये था। तो हमेशा पुराना करते रहना चाहिए आपको, रिवाइज भले आप एक महीने में एक बार गो थ्रू कर लीजिए जितना पढ़ाया गया है। मतलब लंबा गैप ना हो पढ़ने के बाद, थोड़ा रिवीजन करते रहना चाहिए और थोड़े क्वेश्चंस भी लगाते हैं। मेरे हिसाब से इसका एक ये तरीका भी हो सकता है क्या कि जो टॉपिक वो बहुत पहले से पढ़ के आया उनको टेस्ट वगैरह देता रहे, तो उसके थ्रू वो चीज़ें बेटर हो जाए, वो भी है। तो ठीक है। ये तो केमिस्ट्री में क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री में तो 3 सेगमेंट हो गए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक प्योर रटना है, उसमें उसका कोई लॉजिक नहीं है उसमें एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको रटनी ही पड़ती हैं। तो आप यार एक ही तरीका है कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करते रहिए अपनी प्रिपरेशन में, कि एकदम स्लोट बल्क एंड में ना आ जाए कि जेई मेन के पहले 10 दिन पहले बैठ के कि इनऑर्गेनिक रटनी, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, धीरे धीरे करते रहिए। और फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसको प्रैक्टिस है, उसमें कंसेप्ट और प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे मैथ्स की तरह है वो फिजिकल केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑर्गेनिक समझना, मैकेनिज्म वगैरह शायद तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री में आपने कहा कि चीज़ें याद भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेंगी, रिवीजन का मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ऑफ कोर्स फिजिकल केमिस्ट्री जैसे है तो उसमें थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बच्चे क्या सजेशन, मैथमेटिक्स किस तरह की तैयारी मांगती है? मैथमेटिक्स में तो सिर्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, कॉन्सेप्ट उसमें थोड़े कम है मैथ्स में फिजिक्स के कंपैरिजन में, लेकिन प्रैक्टिस मैथ्स में फिजिक्स से ज़्यादा है, क्योंकि आप फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को उठा के क्वेश्चन बनाएंगे तो 10 ही बन सकते हैं, हो सकता है 10 टाइप के बन जाए जेई मेन के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर आप वही चीज़ मैथ्स में देखेंगे तो एक टॉपिक उठाएंगे उसमें बहुत वेराइटी अवेलेबल होती है, तो इस वजह से पॉजिटिव बहुत है मैथ, तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है मेन। हाँ, मतलब मैथ्स में थोड़ा सा तुम ये कह रहे हो कि एकदम नए नए क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन आपने लगा रखा है ऑलरेडी शायद उस तरह का क्वेश्चन अगर आप जरूरी नहीं आएगा लेकिन उससे मिलता जुलता आएगा तो आप जल्दी आसानी से टैकल कर सकते हैं उसको। ठीक है, क्या तुम कोई 11th से अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है उसके बाद 2 साल का समय है, तो क्या सब्जेक्ट वाइज कोई बुक, अगर कोचिंग का स्टडी मटेरियल सफिशिएंट होता है या अगर मिल रहा है वो लगाना चाहिए, या उसके अलावा बुक भी लगानी चाहिए, या दोनों लगाने चाहिए, कोई एक लगाना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और अगर कोई बुक सजेस्ट करना चाहोगे सब्जेक्ट वाइज तो कौन सी ऐसी बुक है जो तुम्हारी नज़र में तुम्हें लगता है कि ठीक बुक्स है? कोचिंग का स्टडी मटेरियल जो है वो वैसे ही सफिशिएंट होता है, अगर आप पूरा लगा पाएँ उसको। अगर आप लगा के भी टाइम बच रहा है और आप चाहते हैं कि और प्रैक्टिस करनी है, फिजिक्स में बीएम शर्मा देख सकते हैं, केमिस्ट्री में मैंने तो ऑर्गेनिक के लिए वो MS चौहान लगाई थी, और फिजिकल के लिए एन अवस्थी, और इनऑर्गेनिक के लिए उसकी आती है बालाजी की आती है, बालाजी पब्लिकेशन की आती है। इनऑर्गेनिक में तो बहुत सारी बुक्स आती होंगी। तो फिजिक्स जैसे कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है, तुमने बीएम शर्मा, तुमने शुरुआत से बीएम शर्मा ही फॉलो करी प्लस कोचिंग का स्टडी मटेरियल है ना? तो तुमने कभी अदर बुक्स के बारे में कोई जैसे बच्चे बहुत सारे बुक एस सी वर्मा लगाते हैं, तो क्या ऐसा है कि एनसीईआरटी और एस सी वर्मा बच्चे कहते हैं लगानी ज़रूरी है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ी थी क्या, या एस सी वर्मा पूरी लगाई थॉरोली क्या? एनसीईआरटी और एच सी वर्मा बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, एच सी वर्मा मैंने लगाई थी। अच्छा, एस सी वर्मा लगाई है तुमने, मतलब बेसिक्स के लिए एस सी वर्मा लगा सकता है बच्चा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस की और फर्दर प्रिपरेशन के लिए
बीएम शर्मा या डीसी पांडे भी ले अच्छा सकता है। डीसी पांडे भी अच्छी बुक है, ठीक है। बट तुम्हारा ये भी कहना है कि ये तब लगाना चाहिए जब कोचिंग का स्टडी मटेरियल आप पूरा लगा लो। वैसे क्योंकि कोचिंग का स्टडी मटेरियल वो भी एग्जॉस्टिव होता है, वो सारे मतलब जितनी बुक्स आप एक बुक लगाओगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। वो कोचिंग का स्टडी मटेरियल वो थर्डली वो होता है कि आपको हर बुक का मिल जाएगा। बीएम शर्मा के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऐसे डीसी पांडे के भी मिल जाएंगे, तो अच्छा रहेगा। आजकल बच्चे बहुत सारी किताबों में एक लगा ली फिर दूसरी लगाने की तरफ जाते हैं, तो मतलब इसमें तुम्हारा क्या मानना है कि बहुत सारी बुक्स लगाने की जरूरत है या कुछ एक ही बुक को पकड़ कर या एक स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हुए उसको अच्छे से बार बार लगाने की जरूरत है? एक को अच्छे से करना चाहिए। बार बार ज़्यादा पकड़ने से होता क्या है कि आप बात वही आ जाती है कि आप भूलते जाते हो कि आपने पिछले क्वेश्चन क्या लगा, तो फायदा नहीं रहता उस चीज़ का। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज बात कर ली। अब ओवरऑल जो 2 साल की स्ट्रैटेजी बच्चे की होनी चाहिए थी कि कोचिंग कैसे आना, टेस्ट देना, मतलब कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्लास की रेगुलरिटी, इनके बारे में भी कुछ बच्चों को पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल मैंने देखा है बच्चे बड़ी आसानी से एब्सेंट भी हो जाते हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में हम चाहते हैं। टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं प्रिपरेशन के लिए, रेगुलर क्लास अटेंड करना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बच्चों को थोड़ा सा बताओ। क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो टॉपिक आज एक क्लास अगर आपने एब्सेंट करी तो वो टॉपिक कैरी फॉरवर्ड होता है आगे, तो फिर वो आपकी सारी चीज़ें मेसअप कर देता है आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं। तो आपको क्लासेस तो रेगुलरली अटेंड करना ही करना है, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलरली फॉलो करें अगर, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। टेस्ट के बारे में टेस्ट जो है, जितना आप ज़्यादा देंगे वो उतना आपको एग्जाम एनवायरनमेंट में, प्रेशर की सिचुएशन में कुछ मतलब लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस मिलती है। राइट राइट राइट। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि तैयारी के दौरान कई बार उम्मीद टूटती है, ऐसा लगता है, कभी लगता है कि हो जाएगा, कभी तो डीमोटिवेशन बहुत आता है। तो चूंकि नो डाउट जी बहुत ही टफ, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है हमारा, ठीक है ना, तो ये डीमोटिवेशन आना एक नेचुरल प्रोसेस है बेटा, तो इस कैसे ओवरकम किया जाए? क्या तुम्हें डीमोटिवेशन आता था बीच में तैयारी के दौरान, तो तुम कैसे करते थे? क्या इसमें कुछ सलाह कर दे सकते हो, बच्चों को मदद कर सकते हो? मेरे को डिमोटिवेशन आया था जब मेरा 12th के साथ जब जेई हुआ था, तो मेरा मतलब इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, क्वालिफाई हो गया था कि अच्छी आईआईटी मिले। तो मेरे को लगता था कि होगा कि नहीं होगा, इधर से प्रेशर भी आ रहा था कि क्या कहते हैं, ले लो कॉलेज कोई भी जो जेई मेन की रैंक से, जेई मेन की रैंक ठीक थी, एनआईटी मिल जाती तो एनआईटी ले लो, लेकिन मेरे को था कि आईआईटी लेने। लेकिन प्रेशर ये हो जाता है कि आपको मतलब एक ही साल है, और तो जो भी है मतलब जेई मेन की हो सकता है अगले साल रैंक अच्छी ना है, तो ना एनआईटी मिलेगा ना आईआईटी मिला, तो आपको थर्ड जनरेशन में चला जाना पड़ेगा। इस वजह से वो तो ठीक है हाँ, तुम्हारा जेई में नहीं हुआ तो तुमने प्रेशर, तो तुमने मतलब क्या सोच कर फिर सोचा कि नहीं तुम्हें तैयारी करनी है, एक साल और ड्रॉप लेना है? मेरे को खुद फील हुआ कि मैंने प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं मिसअप हो गया है। अच्छा, मतलब गलतियां तुम्हें एहसास हुई कि ये गलतियां की हैं जिन्हें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके ओके, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि अगर ये इम्प्रूव कर लूंगा तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। अच्छा, नॉर्मल जैसे बच्चा डिमोरलाइज हो रहा है, क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, बीच बीच में 6 महीने तैयारी की उसके बाद फिर लग रहा है कि थोड़ा सा हैवी हो रहा है या थोड़ा डीमोटिवेशन आ रहा है, तो इसके लिए मतलब क्या क्या थॉट प्रोसेस मन में रखना चाहिए कि उससे वो जल्दी से जल्दी ओवरकम कर सके? मेरे साथ ये दोनों चीज़ें हुई थी जब मैं फिजिक्स क्वेश्चन लगाता था, कभी कभार हो जाता था। अच्छा, मेरे को अच्छा। एक के बाद एक नहीं आता था, तो मैं थोड़ी देर बुक बंद कर देता था, तो नहीं लगाता था। आधा घंटे बाद मैं क्या करता था, मैं दोबारा रिवाइज करता था जो कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद मैं फिर वाले क्वेश्चन लगाते थे जो कोचिंग में लगवाए गए थे, क्योंकि सिंपल लेवल से स्टार्ट करता था। उसके बाद मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता था, नहीं होता था तो सर से पूछता था। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब परेशान नहीं होना है, क्योंकि थोड़ी देर माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हाँ, मतलब अगर लगातार क्वेश्चन ना हो तो माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन फिर से अगर कॉन्सेप्ट को नए सिरे से देखा जाए, कहाँ फंस रहा है बच्चा, टीचर से डिस्कस किया जाए, तो वही एक सोल्यूशन मिल जाता है और फिर कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन से भी हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है यार आशीष, और कुछ बातें अगर कोई बच्चा सिर्फ ड्रॉप ले रहा है, मान लीजिए किसी ने 11th-12th में तैयारी नहीं की, किसी कारणवश फाइनेंशियल इशू रहा या वो तैयारी नहीं कर पाया है, वो रूरल बैकग्राउंड से आता है, 12th के बाद अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है, तो क्या लगता है, क्या सिलेक्शन हो ही नहीं सकता या मेहनत कर ले तो हो भी सकता है? और क्या स्ट्रैटेजी एक साल के लिए होनी चाहिए कि क्योंकि उसके पास एक साल ही है, तो वो क्या करे, किस तरह से चीज़ें तैयार करे? सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होना ही होने का कोई रूल नहीं है कि जिन्होंने 11th-12th किया है वही रिपीटर होकर सेलेक्ट होते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। दिक्कत ये आती है टाइम आपके पास कम होता है, तो जो नॉर्मल बच्चा जिसने 11th-12th किया है वो जब रिपीट कर रहा है, तो अगर वो 6 घंटे डिवोट कर रहा है तो आपको कम से कम 8 घंटे डिवोट करने पड़ेंगे। फॉर इंस्टेंस थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको कम
आपको उतनी एक्स्ट्रा मेहनत देनी पड़ेगी क्योंकि आपने 11 ट्वेल्थ तैयारी नहीं करी है। Okay. और अगर आपको तैयारी सीरियसली करनी है तो आप एक ही बुक को फॉलो करें, ज़्यादा बुक की तरफ भागे नहीं क्योंकि टाइम आपके पास कम ही है। और मतलब चीज़ें स्टडी बहुत- मटेरियल लिमिटेड लगाएं जिसमें हर लेकिन तरह के solid क्वेश्चन हो। कवर हो, हर तरह के क्वेश्चन कवर हो, कॉम्पैक्ट हो, और उसको बार बार लगाएं क्योंकि आपके जैसे 11th में जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है वो उसके पास समय ज़्यादा है, वो तो ज़्यादा भी किताबें लगा सकता है, ज़्यादा स्टडी मटेरियल लगा सकता है, कोचिंग के मटेरियल के साथ बुक्स भी लगा सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ड्रॉपर हैं और आपके पास समय कम है तो आप या तो एक बुक लग पकड़ के चलिए जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, या कोचिंग का स्टडी मटेरियल अगर सफिशिएंट है तो उसको फॉलो करिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए ना, ज़्यादा स्टडी मटेरियल की तरफ नहीं भागना चाहिए, यही कहना चाहते हो? Yes, sir. ठीक है ना? तो ठीक है आशीष, एक दो क्वेश्चन और फेमस कोई क्वेश्चन रह गया, हमारे सामने कुछ बच्चे भी बैठे हैं। आयुष तुम कुछ पूछना चाहोगे? लास्ट टाइम में क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब जैसे इस समय हाँ ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो आयुष जी ने यहाँ पे पूछा है कि लास्ट के 1-2 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आखिरी के समय में बच्चा कैसे तैयारी करे, कुछ नया पढ़े, आखिरी के 1-2 महीने में प्रैक्टिस पे ध्यान दे, रिवीजन करे, कि नए चैप्टर्स थ्योरी पढ़े, कुछ नया स्टडी मटेरियल लगाए, क्या क्या लास्ट के आखिरी के 2 महीने बड़ी बच्चों के मन में जो है शंकाएं रहती हैं? आखिरी के 1-2 महीने मेरे हिसाब से PYQs और आपको पेपर देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके। अगर आप जेईई मेन के लास्ट 2 महीने की बात कर रहे हैं तो एक बार रिवाइज जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद आप सिर्फ पेपर दीजिए। और अगर आप एडवांस के तो 6-6 घंटे प्रॉपर बैठ के पेपर दीजिए। मतलब लास्ट के टाइम पे तुमने कहा PYQ इम्पोर्टेंट है, अगर साल भर नहीं लगाए हैं तो PYQ आखिरी के 10-15 साल के जरूर देखने चाहिए ताकि जेईई कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में पता चले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 6 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जेईई एडवांस वाले 6 घंटे बिठाते हैं और मेरे हिसाब से उसी टाइम स्लॉट में पेपर देना चाहिए ताकि एक हमारी माइंड की क्लॉक सेट हो जाए कि हमें इस ड्यूरेशन में 6 घंटे बैठना है पेपर देने के लिए, है ना? तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन आयुष जी, आप बाकी अविनाश जी और विजय जी आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, काफ़ी कुछ बच्चे आए हुए हैं डाउट्स के लिए आए थे। तो ठीक है बच्चों, तो ये अच्छा लगा आशीष तुमसे बात करके यार, तुम आए और आई होप कि तुम बहुत अच्छा करो अपने कैरियर में आगे IIT में जा करके, और उम्मीद करते हैं कि तुम अपने करियर में बहुत अच्छा करोगे। और तुमने बच्चों के लिए समय निकाला है और मुझसे मिलने आए तो बड़ा अच्छा लगता है यार जब अपने सिलेक्ट होते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं फिर आगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, और तैयारी करते रहिए और होपफुली आप सभी अपने टारगेट को अचीव करेंगे, और जो जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपने गोल में सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।